शक्तियां हैं वे अत्यधिक हो जाती हैं। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने कठोरता और लचीलेपन के मिश्रण का अगर हम बात करें, कठोरता लचीलेपन के मिश्रण को लेकर क्या किया, संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित रखा है। तो संविधान में आप जितने भी प्रावधान देखेंगे आपको हर जगह पर एक कॉमन चीज दिखेगी और वो है संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो विस्तृत और लिखित संविधान के माध्यम से करने का प्रयास किया गया हो या दोस्तों उसको कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण करने का कठोरता और लचीलेपन के मिश्रण के माध्यम से करने का प्रयास किया हो, हर जगह आप देखते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। देख रहे हैं आप लोग, अब हर बात में हर जगह आप देखिए आपको एक कॉमन चीज मिलेगी और वो है संविधान की सर्वोच्चता। हर प्रावधान दोस्तों किस बात की बात करता है कि सर्वोच्च कौन है, सर्वोच्च इस देश में संविधान है। चाहे वो इसके माध्यम से किया गया हो, ये तो साफ साफ बोलता ही है, चाहे वो इसके माध्यम से किया गया हो, चाहे वो इसके माध्यम से किया गया हो, चाहे वो इसके माध्यम से किया गया हो, हर मामले में दोस्तों सर्वोच्चता दी गई किसको, हर दोस्तों प्रावधान में सर्वोच्चता संविधान को दी गई है, ना कि किसी अंग विशेष को या किसी ऑर्गन विशेष को दोस्तों। तो यहाँ पर आपने देखा। अब दोस्तों कठोरता और लचीलेपन के मिश्रण पे कुछ बातों को हमें और डिस्कस करना था। मैंने आपसे कल भी कहा था कि कठोरता और लचीलेपन के मिश्रण में हम कुछ बातों को और देखने वाले हैं, तो उस पर अभी हम लोग विचार कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि जब हम बात करते हैं कठोरता और लचीलेपन के मिश्रण की, तो यहाँ पर आपने कहा कि सर अमेरिकी संविधान काफी कठोर हो गया और जो ब्रिटेन का संविधान है सर वो काफी लचीला हो गया। तो दोस्तों इससे कठोरता और लचीलेपन के मिश्रण से हम क्या चाह रहे थे करना अल्टीमेटली, तो दोस्तों हम इसके माध्यम से कुछ और नहीं संविधान की सर्वोच्चता को ही स्थापित करना चाह रहे थे। संविधान की सर्वोच्चता को ही दोस्तों स्थापित करना चाह रहे थे, क्योंकि अगर हम कठोर लेते तो निश्चित रूप से न्यायपालिका के पास ज्यादा पावर चली जाती और दोस्तों अगर बहुत लचीला ले लेते तो निश्चित रूप से संविधान की वो सर्वोच्चता रहती ही नहीं। और यही कारण है कि आप यहाँ पर भी संविधान की सर्वोच्चता को ही पाएंगे। देखिए दोस्तों कितने महीन तरीके से संविधान निर्माताओं ने हर प्रावधान में इस बात को डालने का प्रयास किया है कि इस देश का जो सर्वोच्च विधान है वो कोई और नहीं संविधान है दोस्तों। हर प्रावधान में आपको क्या दिखेगा, संविधान की सर्वोच्चता या फिर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान का स्रोत कौन है, वो जनता है दोस्तों। तो यहाँ पर हर बात में जनता की सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। आप इस बात को समझिए ऐसे दोस्तों। अब हम बात करते हैं कल की उस चर्चा की। आपने कहा था सर अमेरिकी संविधान जो है, जो यूएसए का संविधान है वो बहुत क्या है, वो बहुत रिजिड है सर, या फिर वो बहुत कठोर है, क्योंकि सर इसको संशोधित करने की प्रक्रिया काफी जटिल है। नंबर एक आपने क्या कहा कि सर इसको संशोधन करने की प्रक्रिया कैसी है, तो सर आपने कहा कि सर इसमें जो संसद है, वहां की जो पार्लियामेंट है सर, वहां की पार्लियामेंट का विशेष बहुमत चाहिए। क्या चाहिए, वहां की संसद का विशेष बहुमत चाहिए और साथ में सर 3/4 राज्यों का सर समर्थन चाहिए। तो सर ये मेजोरिटी काफी टफ है, जिसके चलते वहां पर संविधान संशोधन उतना आसानी से हो नहीं पाता। अच्छी बातों को भी वे संविधान में शामिल नहीं कर पाते दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कल ओबामा का एग्जांपल दिया था। दूसरी बात दोस्तों जो आपको यहां पर जानने की है, लेकिन इस बात को जानने से पहले आप जरा मैंने जो पहला फॉर्मेट बनवाया था आप लोगों को, उस पर अपन विचार कर लेते फिर से एक बार। हमने पिछली क्लास में या पहले की क्लास में दोस्तों आपने ये प्रावधान देखा, लिखित और विस्तृत संविधान दोस्तों। और जब आपने कहा कि सर संविधान भारत का विस्तृत है और अमेरिकी संविधान काफी छोटा संविधान है, मात्र 7 आर्टिकल्स हैं, 4,500 शब्द दिए गए हैं, तो सर ऐसे में वहां की न्यायपालिका की शक्तियां जो है वे बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, ये कहा था आपने। तो आपने एक कारण ये दिया था न्यायपालिका की, जो अमेरिकी न्यायपालिका है उसकी अत्यधिक शक्तियों का कारण क्या था, तो एक कारण आपने दिया कि सर वहां पर संविधान बहुत छोटा है, वहां केवल संविधान में मूलभूत सिद्धांत दिए गए हैं, मूलभूत बातें दी गई हैं, जिसके चलते हर बार वहां पर न्यायपालिका के पास जाना पड़ता है। तो ये शक्ति जो है वो वहां की न्यायपालिका को पावरफुल बना देती है। तो आपने कहा कि सर चूंकि संविधान बहुत छोटा है इसलिए वहां की न्यायपालिका की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। मैंने आपसे कहा था मैं अभी आपको और कारण दूंगा इस बात के कि वहां की न्यायपालिका ज्यादा मजबूत क्यों है। एक कारण तो आपने यहां से ले लिया था, एक कारण अब आपको मिलेगा। कौन सा प्रावधान पढ़ते वक्त, ये प्रावधान पढ़ते वक्त। ये कैसे न्यायपालिका को पावरफुल बनाता है सर, ये वाला प्रावधान, तो समझिए दोस्तों। मैंने आपसे कहा कि अमेरिकी संविधान को संशोधित करना अत्यधिक कठोर है, बहुत कठोर है दोस्तों, उसके लिए इतनी मेजोरिटी चाहिए, टफ मेजोरिटी। और इसलिए आप कहते हैं कि वहां पर संविधान को संशोधित करना इतना आसान नहीं है संसद के द्वारा, और यही कारण है कि 30-32 संशोधन हो पाए आज तक अमेरिकी संविधान में, यही कहा ना आपने। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि वहां की संसद अगर चाहे तो भी संविधान को संशोधित नहीं कर सकती। अगर दोस्तों अमेरिका की संसद चाहे तो भी वो वहां के संविधान को संशोधित नहीं कर सकती, क्योंकि वहां अत्यधिक कठोर मेजोरिटी
की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अगर संसद भी संविधान को संशोधित नहीं कर सकती तो फिर कहां जाना पड़ेगा सरकार को बार बार संविधान के निर्वचन के लिए? न्यायपालिका के पास। फिर दोस्तों किसकी पावर बढ़ जा रही है? न्यायपालिका की। तो एक आपने कारण दिया कि सर संविधान बहुत छोटा है जिसके चलते बार बार निर्वचन की जरूरत पड़ती है, तो सर न्यायपालिका के पास जाना पड़ेगा। दूसरा कारण दोस्तों यह है क्योंकि संविधान अत्यधिक कठोर है संशोधित करना, इसलिए संसद चाहकर भी दोस्तों उनके संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, और यही कारण है कि वहां पर संविधान के निर्वचन के लिए आपको न्यायपालिका के पास जाना ही पड़ेगा। जबकि भारत की अगर बात करें तो आपने पहला एग्जांपल दिया था कि सर भारतीय संविधान तो काफी विस्तृत है, तो ऐसे में बार बार न्यायपालिका के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये कारण था। दूसरा कारण दोस्तों क्या है? दूसरा कारण है कि हमारे यहाँ संविधान उतना जटिल नहीं है संशोधित करना जितना कि अमेरिका में है, और यही कारण है कि हम अगर हमारे संविधान का कोई प्रावधान अस्पष्ट है या जटिल है तो उसमें संसद संविधान संशोधन करके उसको क्लियर कर सकती है। यहां पर आपको फिर न्यायपालिका के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे यहाँ संसद द्वारा संविधान संशोधन करके भी किसी जटिल प्रावधान को या कॉम्प्लेक्स प्रावधान को सरलीकृत किया जा सकता है, उसका निर्वचन किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अमेरिका में तो ये भी संभव नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों आप लोगों को कि क्यों हमारी न्यायपालिका की स्थिति अमेरिका की न्यायपालिका की स्थिति में दोस्तों थोड़ी सी कमजोर प्रतीत होती है? और वो कारण ये है कि अमेरिका का एक तो संविधान छोटा, इसलिए वहां पर निर्वाचन के लिए बार बार न्यायपालिका को जाना पड़ेगा। दूसरा, वहां पर संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया बहुत जटिल, जिसके चलते भी वहां संसद संविधान का संशोधन आसानी से नहीं कर सकती, और इसी कारण से उसको बार बार कहां जाना पड़ेगा? न्यायपालिका के पास। हमारे यहाँ संविधान का संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है और किसी अस्पष्ट प्रावधान को स्पष्ट किया जा सकता है। तो ये भी दोस्तों अमेरिकी न्यायपालिका की अत्यधिक शक्तियों को दर्शाता है। अच्छा ये बताइए आप लोग, ये बात समझ में आई आपको? मैंने क्या कहा अभी आप लोगों को? तो ये बात कहाँ लिखनी है पता है ना? ये बात मैंने आपको जहां लिखवाया था अमेरिकी न्यायपालिका भारतीय न्यायपालिका नंबर 1 पॉइंट लिखवाया था, सेकंड पॉइंट डालिए वहां पर दोस्तों। वहां जाकर क्या डालिए? सेकंड पॉइंट डालिए वहां जाकर, सेकंड पॉइंट डालिए वहां जाकर और लिखिए 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 सेकंड पॉइंट लिखिए, जहां पर आपने पहला पॉइंट लिखा था कि अमेरिकी संविधान छोटा है इसलिए अतिरिक्त शक्तियां न्यायपालिका के पास अमेरिका में, वहीं सेकंड पॉइंट लिखिए और उसमें डालिए अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है। अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है, इसीलिए वहां विधायिका द्वारा इसीलिए अमेरिका में विधायिका द्वारा संविधान में संशोधन करना अत्यधिक कठिन है। इसीलिए अमेरिका में विधायिका द्वारा संविधान का संशोधन करना अत्यधिक कठिन है, जिसके चलते भी संविधान के निर्वचन की आवश्यकता बार बार होती है, जिसके चलते भी संविधान के निर्वचन की आवश्यकता बार बार होती है, और ये अमेरिकी न्यायपालिका की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि करता है। तो दोस्तों एक कारण क्या है वहां की न्यायपालिका के पास होने का? छोटा संविधान। दूसरा क्या है? संविधान को कठोर करना संशोधित बहुत मुश्किल है। अपना लिख लीजिए, भारत वाले में आ जाइए, उसमें लिखिए, भारतीय वाले में आके लिखिए सेकंड पॉइंट, इंडिया वाले में भारतीय संविधान को संशोधित करना अमेरिकी संविधान की तुलना में सरल है। भारतीय संविधान को संशोधित करना
अमेरिकी संविधान की तुलना में सरल है, अमेरिकी संविधान की तुलना में सरल है और इसीलिए किसी प्रावधान के अस्पष्ट होने पर और इसीलिए किसी प्रावधान के अस्पष्ट होने पर और इसीलिए किसी प्रावधान के अस्पष्ट होने पर संसद द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान संशोधन के माध्यम से उसको स्पष्ट किया जा सकता है, 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 जिसके चलते न्यायपालिका पर अत्यधिक निर्भरता नहीं रहती, जिसके चलते न्यायपालिका पर अत्यधिक निर्भरता नहीं रहती। तो दोस्तों आपने कहा कि सर एक अमेरिकी की भाई अमेरिका संविधान सर, और अमेरिका का संविधान तो सर क्या है, बहुत बड़ा है, सॉरी बहुत छोटा है, जिसके चलते सर वहां पर क्या है, वहां पर न्यायपालिका पावरफुल हो जा रही है। दूसरा सर प्रावधान ये रहा कि सर वहां की संसद जो है वहां के संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि वहां की प्रक्रिया सर बहुत जटिल है सर, क्योंकि सर वहां की प्रक्रिया ही सर बहुत जटिल है। लेकिन दोस्तों भारतीय संविधान बहुत विस्तृत है, और दूसरा अगर उसमें कोई प्रावधान अस्पष्ट है, अनक्लियर है, तो संविधान का संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है और उसको स्पष्ट भी दोस्तों किया जा सकता है। अब दोस्तों आप बताइए दोस्तों मुझे कि सारा मामला एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा बताइए आपको पढ़ने में मजा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए मेरे पास दूसरा तरीका भी है, और दूसरा तरीका जो है वो केवल दरोगा तक सीमित रहेगा। ये दोस्तों बस मैं इसलिए इतना डीप में जाके चल रहा हूँ कि आप में से कुछ छात्र ऐसे जो बहुत शानदार किस्म का परफॉर्म करेंगे आगे चलकर, तो ये केवल उसके लिए है कि वो इस विषय को जिए, और आप देखिएगा कि कुछ समय के बाद आप इस विषय को जीना शुरू करेंगे, क्योंकि आप रटने वाला काम ही नहीं कर रहे। आप मेरी क्लास में रट सकते ही नहीं दोस्तों, इट इज लाइक इम्पॉसिबल। ये दोस्तों क्या है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप मेरी बात रट लें। ये रटने की बात दोस्तों आप समझ रहे हैं आप, और आप ये देखिए कि आप कौन सी बात को किससे रट कर रटेंगे। आप दोस्तों कौन सी बात को किससे रट कर रटेंगे, बताइए। सब बातें घूम फिर के। तो ये है दोस्तों आप लोगों का कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। एक अभी वहां पर विश्लेषण बाकी दोस्तों, अभी आपने एक तरीके का विश्लेषण किया, अभी आपने न्यायपालिका को पावरफुल दिखाया, उस बात का विश्लेषण किया। लेकिन दोस्तों अभी एक बात का और चर्चा करेंगे, ठीक है। हजारों क्लास डाल दिया यार, कोई बात नहीं, हजारों क्लास डाल दिया कोई बात नहीं यार, मतलब आपको पता है मेरे पास 8 बजे के आसपास होती है, 8 बजे जाएगी क्या दोस्तों, आप 8 बजे जाएगी जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको। 10 क्लास का मतलब है आपको पता है कि 8 बजे होगी क्लास, और मैं थोड़ा लेट होता हूं, ऑफलाइन क्लास लेट होता हूं, क्योंकि मेरे पास क्या होता है दोस्तों की थोड़ी क्लासेस और भी होती हैं। आपकी बैच के पास यूपीएससी पीसीसी क्लास होती है, जिसके चलते वो क्लास खत्म होती है लगभग 7। अब आप मुझे बताएं दोस्तों, जो कहते हैं, जो संविधान की आलोचना करते हैं कि संविधान जो है ये तो कॉपी पेस्ट है, आप बताओ दोस्तों कौन सा प्रावधान आपको कॉपी पेस्ट लगा। अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि कौन सा प्रावधान है जो आपको कॉपी पेस्ट लगा हो। अरे भैया सबसे बेहतर संविधान दिया है दुनिया का आप लोगों को, सबसे बेहतर संविधान दोस्तों, इससे बेहतर संविधान दुनिया का कोई हो ही सकता। और जो कहते हैं ना आलोचना करते हैं संविधान की जो बुराई करते हैं, संविधान की आलोचना करते हैं, वे किसकी आलोचना करते हैं, ये आपको अगले 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि जो संविधान की आलोचना करता है वो एक्चुअल में किसकी आलोचना करता है, और उसके बाद आप समझेंगे कि इस संविधान की आलोचना किनके द्वारा की जाती है और वो क्या नहीं चाहते समाज में जो होना चाहिए। दोस्तों समझेंगे तो पता लगेगा, लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे तो समझेंगे, राइट रटेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों कुछ नहीं चीजों में, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आप लोगों का, ये है आपको कठोरता और लचीलापन। एक बात आपने कही कि सर चलो इस बात से सर इस बात से तो समझ में आ गया, इस बात से तो समझ में आ गया कि हमारा जो संविधान है, सॉरी जो अमेरिकी संविधान है वो बहुत कठोर है, इसका कारण ये भी कि वहां पर संविधान संशोधन बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों वहां पर पता क्या है, वहां पर संविधान को संशोधित करने के 2 तरीके हैं। अमेरिकी संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका आपके सामने लिखा हुआ है, संसद ने शुरू किया और राज्यों के 3/4 बहुमत से वो क्या हो गया, पास हो गया। एक और तरीका भी है दोस्तों, ये तरीका है अमेरिकी संविधान संशोधन का। एक तरीका और भी है, अगर दोस्तों वहां के 2/3 राज्य, अगर वहां के 2/3 राज्य ऐसा प्रस्ताव लेकर आए, अगर वहां के 2/3 राज्य संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आए, और अगर इस प्रस्ताव का वहां के 3/4 राज्यों द्वारा समर्थन कर दिया जाए, तब भी वहां पर संविधान संशोधन हो सकता है दोस्तों। वहां 2 तरीके से संविधान में संशोधन हो सकता है। एक तो अगर संसद विशेष बहुमत से पास कर दे किसी बिल को, संविधान संशोधन बिल को, और फिर उसका 3/4 समर्थन कर दे तो पास हो सकता है। एक दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि अगर 2/3 राज्य, अमेरिका के 2/3 राज्य संविधान संशोधन का प्रस्ताव लेकर आए और इस प्रस्ताव का अनुमोदन वहां के 3/4 राज्य द्वारा कर दिया जाए, तो भी दोस्तों वहां पर संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो इस तरीके से वहां पर क्या हो सकता है, संविधान का संशोधन। अब आप मुझे बताएं कि आपको यहाँ पर संघीय व्यवस्था दिख रही है या भयंकर वाली संघीय व्यवस्था दिख रही है। इस वाले कॉन्सेप्ट में अमेरिकी संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया दिख रही है आपको, इसमें आपको संघात्मक व्यवस्था दिख रही है या भयंकर वाली संघात्मक व्यवस्था दिख रही है दोस्तों। आप लोग यहाँ पर, आपको यहाँ पर भयंकर वाली संघात्मक व्यवस्था दिख रही होगी दोस्तों, क्योंकि वहां देखिए वहां पर संविधान का संशोधन केंद्र भी शुरू कर सकता है और राज्य भी शुरू कर सकते हैं। तो प्रॉपर संघीय व्यवस्था तो यही होती है बाबू। हमारे यहाँ काहे की संघीय व्यवस्था दोस्तों, हमारे यहाँ तो हर बार संसद शुरू करती है संविधान का संशोधन। अभी आप देखिए जो आप देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला बिल कौन लेकर आया है संविधान संशोधन का,
वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो 129वां 129th संविधान संशोधन का बिल है। कौन लेकर आया? संसद लेकर आई दोस्तों। कभी राज्य ला सकते हैं क्या? कभी राज्य भी संविधान में संशोधन का बिल शुरू कर सकते हैं क्या? उत्तर है नहीं। तो ये कौन सा तत्व है हमारे संविधान का? ये हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया का एकात्मक तत्व है। लेकिन दोस्तों अमेरिका में देखिए, अमेरिका में तो केंद्र भी शुरू कर सकता है और राज्य भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में प्रॉपर संघीय व्यवस्था है भाई। क्योंकि वहां राज्यों के समझौते से दोस्तों क्या बना है? राज्यों के समझौते से केंद्र बना है। हमारे यहाँ पर राज्यों के समझौते से केंद्र नहीं बना दोस्तों। तो ये जो आपने वहां पर संशोधन की प्रक्रिया देखी, ये क्या दर्शाती है? ये फिर दर्शाती है कि अमेरिकी संविधान जो है वो क्या है? वो संघीय संविधान है। वहां लगभग जितनी पावर केंद्र के पास है उतनी ही पावर वहां के राज्य भी रखे हुए हैं। यह रहा आपके सामने दोस्तों एग्जाम्पल। क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों? आप लोगों को क्लियर है कि नहीं दोस्तों? बताइए। तो ये है आपका अमेरिकी संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दोस्तों। ये दोस्तों अमेरिकी संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। तो अब आप मुझे बताएं फटाफट से कि कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण समझ में आया आप लोगों को? कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण समझ में आया? तो ये है दोस्तों कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, जिसके माध्यम से भी हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया गया। क्योंकि देखिए कठोरता से क्या हो गया? न्यायपालिका दोस्तों मजबूत बन जाती है। कठोरता से क्या दोस्तों? न्यायपालिका मजबूत बन जाती है। लचीलेपन से क्या दोस्तों? लचीलेपन से विधायिका के पास बहुत शक्तियां चली जाती हैं। हमने क्या किया? कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण लिया दोस्तों। ना तो वो ना तो ये। हमारे यहाँ ना न्यायपालिका सबसे मजबूत होगी, ना कार्यपालिका या विधायिका बहुत मजबूत होगी। हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता होगी। हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा दोस्तों, संविधान की सर्वोच्चता। तो ये है दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता। अब देख रहे हो हर प्रावधान, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो बार बार क्या आ जा रहा है? संविधान की सर्वोच्चता आ जा रही है। अच्छा क्लियर? अब दोस्तों अगले प्रावधान की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। दोस्तों अगला है धर्मनिरपेक्षता या फिर पंथ निरपेक्षता। तो डाल दीजिए कॉपी पर दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष, इसको समझेंगे अभी हम लोग। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता या फिर पंथ निरपेक्षता, या फिर पंथ निरपेक्षता। और दोस्तों अंग्रेजी में इन दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है और वो है सेक्युलरिज्म। ये क्या दोस्तों? ये है सेक्युलरिज्म या फिर पंथ निरपेक्षता। सबसे पहली बात है दोस्तों आप मुझे बताएं कि धर्म निरपेक्ष होने में और पंथ निरपेक्ष होने में अंतर है या दोनों शब्द दोस्तों एक ही हैं? बताइए, ये दोनों शब्दों में अंतर होता है या दोस्तों एक ही मामला दोनों? सर क्या अमेरिका में राज्य, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स? ना ना बच्चे ब्रजनाथ, वहां तो फिर ऑब्वियस सी बात है केंद्र तो क्यों बनाया हम लोगों ने? केंद्र इनके लिए तो बनाया है जो आप लिख रहे हैं। केंद्र इन्हीं तो इसके लिए तो बनाया है कि भाई कुछ मामलों में हम सब एक रहेंगे। तो जैसे जो आपने नाम लिखे हैं, डिफेंस है, फॉरेन है अफेयर्स, ये सब क्या है? ये सब केंद्र के विषय है ना। लेकिन राज्यों के पास भी पूरी पावर है। जैसे नागरिकता केंद्र की है तो राज्यों की भी है, न्यायपालिका केंद्र की है तो राज्यों की भी है, संविधान केंद्र का है तो राज्यों का भी है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखते हैं कि वहां पर प्रॉपर संघीयता काम करती है। ठीक है, ये चीज। अब दोस्तों आप देखिए, मैंने आपसे पूछा कि ये धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष तो हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले आप मुझे बताएं कि धर्म और पंथ में कोई अंतर होता है? दोनों एक ही शब्द है दोस्तों। हाँ भाई, एक ही शब्द है दोस्तों, अलग अलग शब्द होते हैं? बताइए दोस्तों। धर्म और पंथ से एक ही मतलब? अच्छा एक ही है। किरण कृष्णा कौशिक जी बोल रहे हैं कि एक ही है, सेम है। आज आपको समझ में आएगा कि सेम नहीं है। हम सेम यूज कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन इनमें जमीन आसमान का अंतर है। कितना अंतर है? जमीन आसमान का। तो आज ये खोपड़ी खुल जाएगी दोस्तों समझ के। आप समझिए क्या है दोस्तों धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष होना। मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ इंग्लिश में आप दोनों के लिए सब सेम यूज करते हैं, लेकिन इनके वास्तविक मतलब क्या है अब जरा समझ लीजिए आप लोग। तो अब जरा ये जो कमेंट बाजी दोस्तों इसको आप बंद कर दीजिए और आप मेरी बात समझिए कि धर्म और पंथ में क्या अंतर होता है। जब तुम धर्म की बात करते हो, अपनी संस्कृति के हिसाब से जब आप धर्म की बात करते हैं, या अगर हम धर्म शास्त्र के हिसाब से धर्म की बात करें, किसके हिसाब से? धर्म शास्त्र के हिसाब से। तो दोस्तों धर्म शास्त्र में ये बताया गया है कि धर्म के बारे में, अब आप समझिए धर्म क्या है।
दोस्तों सूर्य का एक धर्म है, सूर्य का दोस्तों एक धर्म है। क्या धर्म है? सूर्य दोस्तों हमेशा से हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से पूरब से ही उगता है। कहां से उगता है? पूरब से उगता है। बिच्छू का अपना धर्म है दोस्तों, बिच्छू हमेशा डंक मारेगा, आप उसको उठाएंगे तो हमेशा डंक मारेगा वो आपको। चाकू का भी धर्म है, काटता ही है चाकू, उसको आप सहलाकर खुजली नहीं कर सकते, वो काट देगा स्किन को आपकी। सूर्य का भी धर्म है, चंद्र का भी धर्म है, चंद्र हमेशा शीतलता ही देगा, चंद्र कभी आग नहीं फेंकेगा। सूरज हमेशा आग देगा, वो कभी शीतल नहीं होगा, क्योंकि उसका धर्म है आग देना, उसका धर्म है रोशनी देना। चंद्र का धर्म है शीतलता देना, पानी का धर्म है बहते रहना। तो मतलब कहने का यह है कि इस प्रकृति में मौजूद, इस धरती में मौजूद हर एक चीज का अपना एक निश्चित धर्म है दोस्तों। क्या है? निश्चित धर्म है। तो अगर इस प्रकृति में मौजूद हर एक वस्तु, ये पेन इसका काम क्या है? लिखना दोस्तों। अगर इस प्रकृति में मौजूद, इस धरती पर मौजूद हर एक वस्तु का कोई एक निश्चित धर्म है, तो क्या मानव का धर्म नहीं होगा दोस्तों? मानव का भी धर्म है। और मानव का धर्म क्या है? मानव का धर्म है दोस्तों साफ रहना। साफ मतलब साफ कपड़े ना पहनना, साफ रहना मतलब धर्म शास्त्र में एक धार्मिक व्यक्ति के 8 लक्षणों के बारे में दोस्तों बताया गया है कि एक धार्मिक व्यक्ति के 8 लक्षण होते हैं। वो क्रोध से, उसे क्रोध नहीं आना चाहिए, वो हिंसा ना करे, वो माफ करे, वो क्षमा करे, वो नैतिक हो, वो सच बोले, वो झूठ ना बोले। ये किसके लक्षण है? ये दोस्तों धर्म शास्त्र में एक धार्मिक व्यक्ति, जिस धर्म को आप मानते हैं, जो बहुमत इस देश का धर्म है, उस धर्म का मतलब धर्म शास्त्र ये बताता है कि एक मानव का धर्म क्या है? एक मानव का धर्म है नैतिक होना, एक मानव का धर्म है क्रोध ना करना, एक मानव का धर्म है सच बोलना, एक मानव का धर्म है क्षमा करना। ये मानव के धर्म है दोस्तों। तो इस प्रकृति में मौजूद हर एक चीज का क्या दोस्तों? एक निश्चित धर्म है। अब ये धर्म है या कर्म है दोस्तों? ये धर्म है या कर्म है? ध्यान से सुनते चलिएगा। ये दोस्तों धर्म है या कर्म है? ये तो कर्म हो गया दोस्तों, ये तो नैतिकता हो गई दोस्तों, ये तो क्या हो गई? ये तो नैतिकता हो गई। इस प्रकृति में मौजूद हर एक चीज का एक निश्चित धर्म है, मतलब निश्चित कर्म है। अगर सूरज पूरब से उगता है तो कभी ऐसा हुआ है कि पश्चिम से उगा हुआ हो? अगर कभी पश्चिम से उग जाए तो सेकंड नहीं लगेगा इस धरती को खत्म होने में। कभी देखा है कि चांद ने आग फेंकना शुरू कर दिया हो? अगर आग फेंकना शुरू कर दिया तो 1 सेकंड नहीं लगेगा धरती को खत्म होने में दोस्तों। बने रहो तुम एआई लेकर, बने रहो तुम धरती के ऊपर जाकर, बने रहो तुम रॉकेट लॉन्चर, 1 सेकंड लगेगा पृथ्वी को, प्रकृति को 1 सेकंड। क्या कभी देखा आप लोगों ने कि प्रकृति में मौजूद हर एक जो चीज है उसने अपने धर्म का कभी पालन करने से वो विचलित नहीं हुई या वो अलग नहीं हुई? लेकिन दोस्तों आप देखिए कि मानव अपने धर्म से विचलित हो गया। चाकू आज भी काटता है, बिच्छू आज भी डंक मारता है, सूर्य आज भी पूरब से ही उगता है, वही रोशनी देता है, चंद्र आज भी शीतलता देता है, पानी आज भी बहता है, लोगों की प्यास बुझाता है। क्या कभी धरती पर मौजूद किसी वस्तु ने, किसी चीज ने अपना धर्म कर्म बदला? नहीं दोस्तों, मानव ने बदल लिया दोस्तों। मानव नैतिक नहीं रहा, मानव क्षमा करने वाला नहीं रहा दोस्तों, मानव भौतिक हो गया, मानव सच नहीं बोलता दोस्तों, वो झूठ बोलना शुरू कर दिया। और ये सब समस्याएं आई जब मानव ने धर्म का पालन करना छोड़ा या अपने कर्म करने छोड़े। जिस धर्म को आप क्या कह रहे हैं? कर्म कह रहे हैं। जब मानव नैतिकता छोड़ दिया, तब जाकर आप इस दौर में पहुंचे हैं जहां पर आप देखिए कि आप जो रील आप देख रहे हैं वो क्या है? वो कुछ और नहीं, दूसरा यदि किसी परेशानी से गुजर रहा है, गिर जा रहा है, चोट लग जा रही है, तो आपको हंसी आ रही दोस्तों। आप अपने धर्म से विचलित हो गए दोस्तों। आप तो संवेदनशील प्राणी हैं, आप तो सेंसिटिव प्राणी हैं। लेकिन आज आप देखिए दोस्तों, हमारे समाज में आप देखिए रील में क्या दिखता है? रील में क्या होता है? रील में यही तो होता है, कोई गिरा, कोई फंसा, कोई मरा, कोई कुछ, और आप क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं दोस्तों। वहां पर अगर कोई महिला चला रही स्कूटी और वो गिर गई, उसको आपने हंसी का पात्र बना दिया। वो चोट लगी, वो मर गई, या उसके साथ कोई और अनहोनी हो गई, हम उसके लिए हंस रहे हैं दोस्तों। तो ये मानव का जो धर्म है वो उससे विमुख हो रहा है दोस्तों। तो जब इस प्रकृति में मौजूद हर चीज का एक निश्चित धर्म है, मतलब एक निश्चित कर्म है दोस्तों,
और वो अपने कर्म पे लगातार लगी हुई है। लेकिन एक मानव ही है दोस्तों जो अपने धर्म या कहे कर्म से विचलित हो गया है दोस्तों। अब आप बताइए, अगर धर्म का मतलब कर्म है, यही है धर्मशास्त्र में, धर्मशास्त्र में धर्म का मतलब यही है, तो अगर धर्म ही कर्म है तो धर्म निरपेक्ष जैसा कॉन्सेप्ट हमारे समाज में काम करेगा क्या? धर्म से निरपेक्ष होने का मतलब क्या है? अब पढ़िए इसको अच्छी तरीके से। धर्म से निरपेक्ष होने का मतलब तो हो गया कि तुम अपने कर्म से निरपेक्ष हो गए, मतलब मेरे कोई काम ही नहीं है, मतलब आप नैतिकता से निरपेक्ष हो गए दोस्तों। धर्म, कर्म, नैतिकता दोस्तों। और अगर आप कह रहे हैं कि धर्म निरपेक्ष होना चाहिए सर राज्य को, धर्म निरपेक्ष होना चाहिए राजनीति को, अरे भैया अगर तू धर्म निरपेक्ष राज्य को कर देगा मतलब तू नैतिकता से निरपेक्ष कर देगा राज्य को। तो नैतिकता से निरपेक्ष राज्य कैसा हो सकता है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर देखना ही है तो देखो नॉर्थ कोरिया को, नैतिकता नहीं है उस राज्य में दोस्तों। तो क्या आप धर्म से निरपेक्ष हो सकते हैं क्या दोस्तों? इसीलिए गांधी ने कभी धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग, उसने कभी धर्म निरपेक्ष की बात नहीं करी, क्योंकि उसके लिए धर्म का मतलब था धर्मशास्त्र का वो धर्म जो धर्म नहीं बल्कि कर्म को दर्शाता है, जो नैतिकता को दर्शाता है दोस्तों। धर्म तो क्या है? धर्म तो कर्म है, धर्म तो नैतिकता है। और आप कह रहे हैं कि सर धर्म से निरपेक्ष हो जाएंगे हम, सर धर्म से निरपेक्ष होना चाहिए राज्य को। अरे धर्म से निरपेक्ष करके क्या करोगे तुम राज्य का? मतलब तुम राज्य को कर्म से निरपेक्ष कर दोगे, तुम राज्य को नैतिकता से निरपेक्ष कर दोगे, तो कैसे राज्य की कल्पना कर रहे हो भाई? नैतिकता से निरपेक्ष राज्य कैसा होगा दोस्तों? कर्म से निरपेक्ष राज्य कैसा होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस समाज में, हमारी इस संस्कृति में तो धर्म निरपेक्ष जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। नैतिकता से निरपेक्ष करके क्या करोगे भाई? तो मेरे प्यारे दोस्तों, धर्म निरपेक्ष तो वास्तविक रूप से हमारे पे अप्लाई ही नहीं होता। धर्म निरपेक्ष का मतलब तो ये हो गया कि आप अपने धर्म से विमुख हो जाएं, आप अपने धर्म से दूर हो जाएं, आप अपने कर्म से दूर हो जाएं, आप नैतिकता से दूर हो जाएं। तो धर्म क्या है दोस्तों? धर्म कोई पूजा स्थल नहीं है, धर्म तो जीवन जीने का तरीका है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दोस्तों कि धर्म क्या है? धर्म तो जीवन जीने का तरीका है दोस्तों। ये क्या है? ये तो जीवन जीने का दोस्तों क्या है? तरीका है। ये तो वे ऑफ लाइफ है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये तो वे ऑफ लाइफ है दोस्तों। इससे निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं आप? तो ये है धर्म का बड़ा मतलब। धर्म का मतलब कर्म है, नैतिकता है। अब बताओ दोस्तों, धर्म से कैसे निरपेक्ष होंगे आप? तो हमें धर्म से समस्या है क्या? राज्य को धर्म से समस्या है क्या? नहीं। अरे धर्म तो कर्म है, धर्म तो नैतिकता है, उससे कैसी समस्या? और अगर उससे निरपेक्ष हो जाओगे, उससे अपने आप की दूरी बना लोगे, तो कैसा राज्य चाह रहे हो? तो धर्म निरपेक्ष नहीं दोस्तों, हमारे समाज पर धर्म निरपेक्ष काम नहीं करता। तो सर फिर जो हम बात करते हैं वो क्या होता है सर? जो हम बात करते हैं वो क्या है? वो दोस्तों पंथ निरपेक्ष है। वो पंथ निरपेक्ष है जो चुनौती पैदा करता है राज्य के लिए, समाज के लिए। वो ये शब्द है दोस्तों, ये नहीं है भाई, ये तो कर्म है, ये तो नैतिकता है। इससे तू कैसे निरपेक्ष हो जाएगा? और निरपेक्ष होकर तुम किस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हो? वो समाज रहने लायक नहीं रहेगा दोस्तों। तो धर्म से निरपेक्ष नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि अगर धर्म से निरपेक्ष मतलब कर्म से निरपेक्ष मतलब नैतिकता से निरपेक्ष, ऐसा कैसा राज्य चाहिए दोस्तों आपको? तो धर्म निरपेक्ष जैसी तो कोई बात दोस्तों है ही नहीं हमारे समाज में। धर्म तो हमारे जीवन का हिस्सा है, धर्म तो हमारा जीवन है, धर्म तो हमारा कर्म है, नैतिकता है, मोरलिटी है, ड्यूटी है। ये धर्म है दोस्तों। ये मैं नहीं कहता, ये धर्मशास्त्र कहता है। जिस धर्म के लिए आप करते हैं बात, ये धर्म है दोस्तों। तो सर चुनौती कहां से आती है? पंथ से आती दोस्तों। पंथ धर्म नहीं होता। ये बहुत छोटी इसमें दोस्तों पंथ जो है ये एक बहुत छोटा विचार है। इसमें मात्र कुछ चीजें होती हैं। एक, कोई पूजा स्थल होगा, कोई पूजा स्थल, कोई नमाज का स्थल, कोई आप जहां पर आप अपनी वर्शिप करेंगे जाकर, एक पूजा स्थल होगा, कोई एक धार्मिक पुस्तक होगी जिसको आप मानेंगे, कोई एक दोस्तों वहां पर क्या है, कोई एक वहां पर आपके लिए पुजारी या मौलवी या कोई और वहां बैठा होगा दोस्तों। इन 3-4 एलिमेंट से मिलकर बनता है दोस्तों पंथ। इससे निरपेक्ष की बात की गई है।
धर्म से निरपेक्ष नहीं। धर्म तो कर्म है भाई, धर्म तो नैतिकता है, उससे निरपेक्ष नहीं होना है। इस और ये क्यों हुआ तो मैं आपको फिर से ले जाना चाहूंगा पहली क्लास में। दोस्तों याद कीजिए मैंने क्या कहा था आप लोगों से कि आधुनिक युग की देन है लोकतंत्र, लेकिन आधुनिक युग से पहले कौन सा युग था दोस्तों? आधुनिक युग से पहले था डार्क एज, काला युग। और उस युग में जहां पर चर्च की प्रधानता थी और चर्च का लगातार राज्य के कामों में दखल हुआ करता था। मैंने क्या कहा था? समय राजतंत्र था दोस्तों। एक समय जब हम बात करते हैं उस काले युग की, जहां दोस्तों राजतंत्र था, उस समय क्या था? राजा का शासन था। लेकिन राजा के साथ समस्या ये थी कि इसके विवाद होते रहते थे। किससे? सामंत के साथ में। किसके साथ में? चर्च के साथ में। दोस्तों और यहाँ चर्च कुछ और नहीं, ये आपका पंथ का ही सिंबल है। लगातार इस चर्च का किसमें हस्तक्षेप था? राजा के कार्यों में या राज्य के कार्यों में। कारण क्या था? कारण था कि इस राजा को राजा बनाने वाला कौन था? पंथ था दोस्तों। तो इसका मानना था कि वर्चस्व समाज में मेरा होना चाहिए, जबकि होता था राजा का। राजा की समस्या ये थी कि राजा मैं हूं, लेकिन मान्यता होती है चर्च की, धर्म की, पंथ की। तो इस पंथ से लगातार राज्य को चुनौती मिला करती थी। ये राज्य के कामों में हमेशा हस्तक्षेप किया करता था। ये वही पूजा स्थल है, ये वही एक व्यक्ति जो वहां पर साधना करने में लगे हैं, और ये वही दोस्तों एक पुस्तक की बात कर रहे हैं। इन 3-4 एलिमेंट से मिलकर बना पंथ, और ये पंथ लगातार क्या करता था? ये पंथ लगातार इस राज्य के कामों में हस्तक्षेप करता था, राज्य के कार्यों को अवरुद्ध करता था, जिससे राज्य की स्थिरता पर चुनौती आती थी। तो इसे कम करने की बात की जाती है मेरे दोस्तों कि इसका दखल राज्य के कामों में नहीं होना चाहिए। इस पुजारी का, इस मौलवी का, इसका दखल नहीं होना चाहिए राज्य के काम में। इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, ये तो कर्म है, ये तो नैतिकता है। इससे क्या दिक्कत होगी तुम्हें? चुनौती कौन पैदा करता है? ये पैदा करता है, ये पैदा करता है, ये पैदा करता है। किसके लिए? राज्य के संचालन में दोस्तों। तो इससे निरपेक्ष होने की बात कही गई है। और जिस पर तुम लड़ते हो, ये जो विचार तुम देख रहे हो ना, पंथ का विचार, ये पंथ का विचार दोस्तों भारतीय संस्कृति का तो है ही नहीं। केवल एक पूजा स्थल हो, केवल एक किताब हो, कोई धार्मिक पुस्तक हो, कोई एक वहां पर पूजा अर्चना करने वाला, ये विचार हमारा है ही नहीं। ये विचार तो हमने यहां से लिया है, ये विचार तो हमने यहां से लिया। ये यहां का विचार है भाई, वो तो पश्चिम का विचार है। और पश्चिम के विचार को लाकर उसे धर्म का चोला पहनाकर उस पर लड़ाई कर रहे हैं हम। अरे धर्म तो ये है, धर्म तो ये है, धर्म शास्त्र के अनुसार तो धर्म ये है दोस्तों। वो तो पंथ है, और जो पंथ जिस पर तुम लड़ रहे हो वो विचार तुम्हारा है ही नहीं, वो तो पश्चिम का विचार है। ये विचार है वो जो राज्य के लिए लगातार चुनौतियां पैदा करता था, और फिर उसे नीचे किया गया राज्य के, और धर्म को राज्य या पंथ को राज्य से अलग किया गया। उस विचार को आप कहते हैं पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, कि पंथ का राज्य से निरपेक्ष होना जरूरी है। राज्य का कोई हस्तक्षेप पंथ में नहीं होगा, और पंथ का कोई हस्तक्षेप राज्य में नहीं होगा। ये है दोस्तों। और इस विचार को, इस पश्चिम के विचार को लेकर, इसे धर्म मानकर इस पे दिन रात दंगे की बात हो रही है दोस्तों, दंगे की बात चल रही है। जो विचार तुम्हारा है ही नहीं, उस विचार पे आप लड़ रहे हैं। कभी आपने अपने विचार को तो जाना ही नहीं कि हमारा विचार क्या है, हमारा स्वदेशी, हमारा धर्म क्या है। हम इस पे लड़ते हैं दोस्तों, पश्चिम के विचार पर। इससे चुनौती है, और ये विचार हमारा नहीं है, ये विचार पश्चिम का है। तो ये है दोस्तों पंथ निरपेक्षता। तो संविधान धर्म निरपेक्ष की बात नहीं करता है, क्योंकि संविधान निर्माता इस बात से भली भांति वाकिफ थे कि बाबू धर्म क्या है? धर्म तो कर्म है, नैतिकता है। इससे कैसे निरपेक्ष हो जाओगे? और इससे निरपेक्ष होकर कैसे राज्य की कल्पना कर सकते हो? कैसे समाज की कल्पना कर सकते हो? तो वास्तविक जो चुनौती मिलती है राज्य के संचालन में, किससे मिलती है? पंथ से मिलती है। ये अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहते हैं, और ये आज नहीं, 15वीं-14वीं शताब्दी से पहले यही हुआ करता था, जहां पर इसकी सर्वोच्चता थी दोस्तों। आस्था में समाज था, बिल्कुल भयंकर आस्था धर्म की बात, धर्म मतलब उस पंथ की बात। धर्म तो ये है जहां तर्क की कोई उम्मीद नहीं थी, यहां तर्क नहीं था। यहां केवल इसलिए लोगों को जिंदा जला दिया जाता था क्योंकि वे तर्क की बातें किया करते थे दोस्तों। ये वो दौर था, मैं बताया होगा आप लोगों को कि बाइबल में लिखा हुआ था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन ब्रूनो नाम के व्यक्ति ने कहा कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूर्य की तरफ चारों चक्कर लगाती है। इतना कहने पर
उसे जिंदा जला दिया गया, क्योंकि उसने उस बाइबल के खिलाफ कुछ कह दिया। दोस्त, ये है पंथ जिससे चुनौती मिली। और फिर आधुनिक युग आया, वैज्ञानिक क्रांतियां हुई, विज्ञान आगे बढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री दोस्तों आगे बढ़ी, जिसने इस आस्था, इस धर्म को पीछे किया। लेकिन ये धर्म नहीं, ये पंथ था दोस्तों। और इस पंथ से चुनौती थी, जिसके चलते विचार आया पंथ निरपेक्षता का, यानी कि सेक्युलरिज्म का। और इसी पंथ को हम क्या मान बैठे? धर्म मान बैठे। और इसी पर हम दिन रात दोस्तों लड़ाइयां करते हैं। कभी हमने अपने धर्म की तो चर्चा ही नहीं करी कि हमारा धर्म क्या कहता है, धर्म शास्त्र क्या कहता है, धर्म क्या है। धर्म कर्म है, धर्म नैतिकता है। और इस बात को सुनने के बाद निरपेक्ष होने से तो आप परहेज करेंगे, कर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकते दोस्तों आप, या आप नैतिकता से निरपेक्ष नहीं हो सकते। हाँ, इससे राज्य को चुनौती थी, पंथ था ये, इससे निरपेक्ष होने की बात कही गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आज के बाद आप धर्म निरपेक्ष कहो भी, तो आप अंदर मन में ये बात रखें कि मैं पंथ की बात करना चाहता हूं, ना कि धर्म की। क्योंकि धर्म से निरपेक्ष होकर तो कोई समाज चल ही नहीं सकता। पश्चिम का हाल देख लो, धर्म से निरपेक्ष होकर क्या हाल हो गया है। पूरा पश्चिम नशे में डूबा हुआ है, न जाने कौन कौन से क्राइम वहां पर होते हैं। वो है धर्म से निरपेक्ष हो जाना दोस्तों। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अब आज के बाद अगर मैं धर्म निरपेक्ष भी कहूंगा तो आप ये समझेंगे कि सर पंथ निरपेक्ष की बात कर रहे हैं, क्योंकि धर्म से निरपेक्ष का हमारे पास कोई स्कोप नहीं है, ना हमें होना है दोस्तों। धर्म से निरपेक्ष नहीं होना है हमें, पंथ से निरपेक्ष होना है। इसका राज्य के काम में दखल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आस्था की बात करेगा और इसे तर्क से चलना है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप बताइए, धर्म और पंथ में अंतर पता चला कि नहीं चला आप लोगों को? बताओ भाई, धर्म और पंथ में अंतर पता चला कि नहीं चला? तो आज के बाद धर्म निरपेक्ष नहीं कहना है, हम धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकते। और धर्म से निरपेक्ष होने का मतलब क्या है? दीपिका सिंह बच्चे, वो धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। मैं वही कह रहा हूं, संविधान में पंथ निरपेक्ष कहा गया है, ना कि धर्म निरपेक्ष। धर्म से निरपेक्ष का मतलब क्या है? मतलब अपने कर्म से निरपेक्ष हो जाओगे, नैतिकता से निरपेक्ष हो जाओगे। तो मैं संविधान की बात कर रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं तो संविधान की बात करूंगा मैं। तो जब मैं आपसे अब आगे अगर धर्म निरपेक्ष कहूं भी, तो आपके लिए वो क्या होना चाहिए? पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, कि मैं पंथ की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस राज्य के संचालन में पंथ चुनौती पैदा करता है, ना कि धर्म। धर्म तो कर्म है, धर्म तो नैतिकता है। ये चुनौती कैसे पैदा कर सकता है दोस्तों? क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात दोस्तों, अगर समझ गए तो। अब दोस्तों अगर हम बात करें, अरे कहाँ है, क्यों है, मतलब क्या बोलता रहा हूं कि धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष कहा गया संविधान के मूल संविधान में क्या है? धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। और अगर आप कह लेते हैं उसको धर्म निरपेक्ष, तो वहां पर उसका मतलब समझिए आप, वो मतलब ही समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, कि मैं भी अब आपसे अगर धर्म कहूं, अगर मैं भी दोस्तों, अगर मैं भी आपसे धर्म कहूं, तो आप उसको पंथ समझेंगे, क्योंकि मैं आज की क्लास में आपको धर्म और पंथ में अंतर समझा चुका हूं। तो अगर मैं धर्म निरपेक्ष कहूं, तो आप समझेंगे कि सर पंथ निरपेक्ष की बात कर रहे हैं, क्योंकि धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकते आप। धर्म तो कर्म है भाई, उससे निरपेक्ष कैसे होंगे दोस्तों आप लोग? उससे नहीं हो सकते निरपेक्ष आप लोग। इज इट क्लियर? तो ये है दोस्तों आप लोगों का, और दोस्तों ये है आप लोगों का धर्म निरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष। तो अब अगर मैं धर्म निरपेक्ष कह रहा हूं, मतलब पंथ निरपेक्ष कह रहा हूं मैं आप लोगों से, ये चीज। अब दोस्तों, हाँ, पंथ निरपेक्ष ब्रजनाथ बच्चे, पंथ निरपेक्ष। अब दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, अब मैं धर्म निरपेक्ष ही कहूंगा, अब मैं धर्म निरपेक्ष ही कहूंगा, तो आप समझेंगे कि मैं पंथ निरपेक्ष की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये चीज। तो ये है दोस्तों आप लोगों का। नहीं आदर्श बच्चे, पंथ को कट्टरता नहीं बोल सकते, कट्टरता तो उसमें लाया गया विचार है, वो तो उसमें लाया गया विचार है। आप देखिए क्रिश्चियनिटी में कट्टरता आपको थोड़ी ज्यादा नहीं दिखेगी, वो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो बहुत लीनियंस है। इवन हिंदुत्व भी आप देखिए, वो बड़ा फ्लेक्सिबल है, बड़ा लीनियंस है दोस्तों, बड़ा मतलब हर चीज को एक्सेप्ट करने वाला है। तो पंथ को भी कट्टरता तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये कभी कभी राज्य के लिए चुनौती पैदा कर सकता है, यदि कट्टरता का रूप धारण कर ले तो। ठीक है, ये चीज। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष की। अब आइए, धर्मनिरपेक्ष। तो मुझे उम्मीद है कि अब मैं धर्मनिरपेक्ष लिख रहा हूं, तो आपको यहाँ पर धर्म ना दिखकर क्या दिख रहा होगा? पंथ दिख रहा होगा। और आपको अगली हर क्लास में पंथ ही दिखना चाहिए। आपको अगली हर क्लास में
पंथ ही लिखना चाहिए, धर्म नहीं है ये। धर्म से निरपेक्ष दोस्तों नहीं हो सकता है राज जी, कोई नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म से निरपेक्ष, धर्म क्या है भाई? कर्म है। अब सूर्य का धर्म है तो तुम उसको निरपेक्ष कर सकते हो उसके काम से। सूर्य का धर्म क्या है? रोशनी देना। सूर्य का धर्म क्या है? ऊर्जा देना। अगर वो निरपेक्ष हो जाए दोस्तों, तो सेकंड नहीं लगेगा खत्म होते हुए सृष्टि को। तो जब कभी वो निरपेक्ष नहीं हुआ अपने धर्म से, चंद्र नहीं हुआ, बिच्छू नहीं हुआ, सांप नहीं हुआ, इस संसार में मौजूद हर चीज का अपना धर्म है, वो अपना धर्म निभा रही है, तो मानव कैसे निरपेक्ष हो रहा है दोस्तों? और हो रहा है तब समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि धर्म की बजाय ये पंथ की बजाय धर्म पे चला गया निरपेक्ष होने के लिए। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? तो अब लिख लीजिए, राज्य का धर्म से या पंथ से निरपेक्ष होना। तो लिखिए राज्य का धर्म से या पंथ से निरपेक्ष होना। राज्य का धर्म से या पंथ से निरपेक्ष होना। अब दोस्तों देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, एक दोस्तों होती है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। क्या है? सकारात्मक दोस्तों एक होती है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, और दोस्तों एक होती है नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। एक दोस्तों नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता होती है, और ये क्या होती है इस पर हम लोग अब कल चर्चा करेंगे, ठीक है। एक होती है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, और दोस्तों एक होती दोस्तों आप लोग की नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। इसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है बाबू लोग? ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं और पढ़ेंगे आगे इन कॉन्सेप्ट को दोस्तों। चलिए।